नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था कि जो भी सौंदर्य शास्त्री आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। और अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। और इस क्लास से पहले भी एक क्लास मैंने करवाई थी जिसमें स्टार्टिंग की जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग की चीज़ें पता नहीं होंगी तो आगे की चीज़ें समझने में समस्या हो सकती है। और ये सौंदर्य शास्त्र है, ये वैसे भी आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। अभी आप जितने भी सौंदर्य शास्त्री पढ़ते जाएंगे, अभी तो पहला पढ़ रहे हैं, सारे जब पढ़ लेंगे तो कुछ चीज़ें मैच करेंगी। ठीक है? तो आप वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखिए, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और आप अपने जो नोट्स हैं, वो भी साथ ही में बनाते रहिए। बाकी अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा दार्शनिक नहीं दिए हैं, कुछ ही दिए हैं, तो सबसे जो प्रश्न है वो बनेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लेटो। तो सबसे पहले इनका जो यहाँ पर जितना ब्यौरा दिया हुआ है, ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में एथेंस, यूनान में। ये यूनानी हैं या फिर यूनान के हैं। इनके गुरु हैं सुकरात और इनकी मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में। इनका जो सिद्धांत है इसे कहते हैं मिमेसिस सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इमिटेशन थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं अनुकरण सिद्धांत। तो आप तीनों भाषाओं में इनके सिद्धांत को ध्यान रखेंगे। जो पहला है मिमेसिस सिद्धांत, ये यूनानी भाषा में है, फिर इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में इसे कहते हैं अनुकरण सिद्धांत। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। प्लेटो दार्शनिक, गणितज्ञ, धर्मशास्त्री और तर्कशास्त्री थे। ठीक है, तो ये दार्शनिक होने के साथ ही साथ गणितज्ञ भी थे, धर्मशास्त्री भी थे और तर्कशास्त्री भी थे। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितना बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे समझिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो प्लेटो एक दार्शनिक, सत्य के उपासक तथा तर्क पसंद व्यक्ति थे। वह केवल बौद्धिक आनंद को ही स्वीकार करते थे, यानी बौद्धिक आनंद को ही वरीयता देते थे, इंद्रिय आनंद को नहीं। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि बौद्धिक आनंद क्या है, इंद्रिय आनंद क्या है। तो बौद्धिक आनंद यानी जो बुद्धि से संबंधित है, जो तर्क से संबंधित है, ठीक है, ऐसे आनंद को हम क्या कहेंगे, बौद्धिक आनंद। और जो इंद्रिय आनंद है वो क्या होता है, तो यहाँ पर शब्द लगा हुआ है इंद्रिय, यानी ऐसा आनंद जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो। ठीक है, इंद्रियाँ आप जानते हैं, आँख, कान, नाक, ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी इंद्रियाँ हैं। तो इनके द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है वो इंद्रिय आनंद होता है। बौद्धिक आनंद यानी कि जो मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम बौद्धिक आनंद के अंतर्गत रखेंगे। तो जो आपके प्लेटो हैं, ये बौद्धिक आनंद को ही स्वीकार करते हैं, मानते हैं, बौद्धिक आनंद को ही वरीयता प्रदान करते हैं, इंद्रिय आनंद को नहीं। इतना आपको क्लियर हुआ, आगे समझिए। प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जिससे समाज और व्यक्ति के नैतिक व सामाजिक जीवन को बल मिले। सत्य वह है जो कूटस्थ है, नित्य है, शाश्वत है, ठीक है, यानी हमेशा रहने वाला है, स्वनिर्भर है, यानी उसे दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, निरपेक्ष हो। और आभास वह है जो देश काल में रहकर सीमित, परिवर्तनशील, सापेक्ष तथा आकस्मिक हो। इस रूप में साधारणतया जो वास्तविक वस्तुएं हैं वो आभास कही जाएंगी, क्योंकि वे सापेक्ष एवं परिवर्तनशील हैं। और इन्हें हम परम सत्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये नष्टवान है, जबकि सत्य अमर होता है। ठीक है, इस तथ्य को समझाने के लिए प्लेटो के दर्शन में दो पारिभाषिक शब्द हैं, प्रत्यय यानी कि परम सत्य, और विशेष यानी कि नश्वर। जो चीज़ें नश्वर हैं उनको इन्होंने विशेष कहा है, और जो परम सत्य है उसको इन्होंने क्या कहा है, प्रत्यय। तो ये दोनों शब्द आप ध्यान रखेंगे, और जिन पर उनका संपूर्ण दर्शन आधारित है, यानी प्रत्यय और विशेष, इन दो शब्दों पर प्लेटो का संपूर्ण दर्शन आधारित है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, क्लियर हुई। आगे समझिए सौंदर्य और उपयोगिता। अब प्लेटो ने क्या कहा है यहाँ पर समझिए। प्लेटो ने सौंदर्य को सामाजिक और नैतिक दृष्टि से जोड़कर काम भावना से कुछ ऊंचा उठाने का प्रयास किया है।
वस्तुएं परम रूप से सुंदर ना होकर एक विशेष प्रसंग में ही सुंदर होती हैं। प्लेटो ने क्या कहा है कि जो वस्तुएं हैं वो परम रूप से सुंदर ना होकर एक विशेष प्रसंग में ही सुंदर होती हैं। जैसे कि अंधा व्यक्ति आंखें सुंदर होने के बाद भी देख नहीं सकता, उसकी आंखों का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उन्हें सुंदर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार किसी के पैर सुंदर होने के बाद भी वह किसी कारणवश चल नहीं सकता, तो उन पैरों को हम सुंदर नहीं कह सकते, क्योंकि वह उपयोगी नहीं है। तो प्लेटो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं, लेकिन वो उन आंखों से देख नहीं सकता है। और किसी के पैर बहुत सुंदर हैं, लेकिन वह किसी कारण उन पैरों से चल नहीं सकता है। तो ऐसे आँख और पैर का सुंदर होना कोई मायने नहीं रहता है। ठीक है? यदि वस्तु अनुपयोगी है, यानी उपयोग उससे कोई भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, अनुपयोगी है, उसमें प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, तो वह कुरूप है। ठीक है? क्या कहा है कि यदि कोई वस्तु दिखने में चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर वो उपयोगी नहीं है, उसमें प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, तो उसे हम कुरूप कहेंगे। ठीक है? प्लेटो के अनुसार केवल उपयोगिता ही सौंदर्य का मापदंड नहीं है। उनका जो प्रभाव है वो भी शुभ और लाभप्रद हो, तभी हम उन वस्तुओं को सुंदर कह सकते हैं। आगे समझिए प्लेटो क्या कहते हैं कि जो शुभ उद्देश्यों की सिद्धि में सहायक हो, शुभ उद्देश्यों की सिद्धि में सहायक हो, आत्मा हाँ आत्मोन्नति हो, और उन्हीं वस्तुओं को हम सुंदर कहेंगे, या फिर वही वस्तुएं सुंदर कही जा सकती हैं। ठीक है? अब समझिए कि प्लेटो ने कला के बारे में क्या कहा है। तो प्लेटो ने कहा है जिसमें निर्माण करने की प्रक्रिया हो वही कला है। प्लेटो कला के बारे में क्या कहते हैं कि जिसमें निर्माण करने की प्रक्रिया हो वही कला है। प्लेटो ने कला का अलग से विस्तृत विवेचन नहीं किया है, वरन कला और काव्य को, ध्यान दीजिए, कला और काव्य को एक साथ जोड़ा है। उनके अनुसार काव्य या कला के निम्न प्रमुख गुण हैं। तो काव्य और कला के प्लेटो ने कौन कौन से गुण माने हैं, उनको समझ लेते हैं। तो प्लेटो ने यहाँ पर 5 गुण माने हैं काव्य या फिर कला के। पहला माना है कि मानव जीवन का अनुकरण। ठीक है? दूसरा है दिव्यता की झलक। तीसरा है सत्य का उदात्त रूप। चौथा है सौंदर्य का अंकन। और फिर पांचवा है आनंद अनुभूति। तो ये हो गए काव्य या फिर कला के 5 गुण, किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। आगे समझिए। प्लेटो ने शिव के आधार पर ही कला की निंदा और प्रशंसा की है। प्लेटो ने शिव के आधार पर ही कला की निंदा की है और प्रशंसा की है। नैतिक आग्रह के कारण ही प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य में कला की कल्पना की है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आया है जो आप ध्यान रखेंगे। अपने ग्रंथ रिपब्लिक, यानी कि ये प्लेटो का यहाँ पर ग्रंथ दिया हुआ है, तो इनके जो ग्रंथ हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी मैंने ग्रंथ एक साथ नीचे लिख दिए हैं, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि रिपब्लिक ग्रंथ किसका है, तो प्लेटो का है। और इस ग्रंथ में प्लेटो ने आदर्श राज्य में कला की कल्पना की है। कला हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के साथ ही सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति है। ठीक है? इसलिए उसे निश्चय ही दोष रहित व शिव स्वरूप होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि जो कला है वो हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के साथ ही सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति है। इसलिए कला को निश्चय रूप से दोष रहित होना चाहिए और शिव स्वरूप होना चाहिए। ठीक है? अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली कला हमारी आत्मा की शत्रु है और त्याज्य है। यानी कि ऐसी कला जिसमें अश्लील चीज़ें दिखाई जाएं, अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली जो भी कलाएं हैं वो आत्मा की शत्रु हैं और त्याज्य हैं। त्याज्य का मतलब है त्यागने वाली हैं। और ऐसे कलाकारों को फूलों का हार पहनाकर आदर्श राज्य से सादर विदा कर देना चाहिए। और ऐसे कलाकार जो अश्लील कलाओं को बढ़ावा देते हैं उनको फूलों का हार पहनाकर राज्य से विदा कर देना चाहिए, यानी बाहर निकाल देना चाहिए। यही कारण है कि यूनान की कला में हमें अश्लील, घृणास्पद, उत्तेजक और अशुभ विचारों का अंकन नहीं के बराबर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यूनान की तत्कालीन कला में दिव्यता की झलक, सौंदर्य का उदात्त रूप दृष्टिगत होता है, जिसके उदाहरण भी कई सारे मिले हैं। जो यूनान की कला है उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो भी मूर्तियाँ बनी हैं उसमें दिव्यता की झलक, सौंदर्य का उदात्त रूप दिखाई देता है, ना कि अश्लील चीज़ें। जैसे कि मल्ल है, ये सारी मूर्तियाँ हैं। अफ्रोदिति, वीनस, विजयश्री आदि कलाकृतियाँ हैं। ये सभी कहाँ की हैं? यूनान की कलाकृतियाँ हैं।
तो अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, मल है, अफ्रोदिति है, वीनस, विजयश्री। ठीक है। फिर आगे प्लेटो क्या कहते हैं कि नग्न आकृतियां कभी इंद्रिय आकर्षण उत्पन्न नहीं करती हैं। प्लेटो ने इसी कारण होमर के काव्य की निंदा की है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्यों में अशुभ भावों एवं चरित्रों की अनुकृति करके समाज को बुराई की ओर अग्रसर किया है। तो यहाँ पर जो होमर हैं, कवि होमर हैं, इनकी भी प्लेटो ने निंदा की है। और निंदा क्यों की है? क्योंकि होमर ने अपने काव्य के माध्यम से अशुभ भावों और चरित्रों की अनुकृति करके समाज को बुराई की ओर अग्रसर किया है। तो ये किसका मानना है? प्लेटो का। ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो प्लेटो के अनुसार है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ कि होमर ने ऐसा किया है। ये कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं। क्लियर? आगे समझिए। प्लेटो की कला संबंधी समस्त विचारधारा उनके अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तो प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है, देखिए ये बार बार आ रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि इनका सिद्धांत कौन सा है। अनुकरण सिद्धांत या फिर मिमेसिस सिद्धांत या फिर जो आपका है इमिटेशन थ्योरी। क्लियर? और जिसमें उन्होंने चित्रकला व काव्य कला को मात्र अनुकृति कहा है। चित्रकला और काव्य कला को प्लेटो ने क्या कहा है? अनुकृति कहा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत या फिर इमिटेशन थ्योरी। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। तो यहाँ पर प्लेटो क्या कहते हैं? देखिए, प्लेटो तत्व मीमांसक थे और ईश्वर अथवा आध्यात्म को ही उन्होंने सृष्टि का निर्माण करता माना है। इसके साथ ही वो उच्च कोटि के गणितज्ञ भी थे। आपको बताया जा चुका है कि ये गणितज्ञ भी थे, धर्मशास्त्री भी थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जिस कारण उन्होंने विचार को वस्तु से अधिक महत्व दिया है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। प्लेटो ने विचार को, यानी जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, उन विचारों को वस्तु से अधिक महत्व दिया है। क्लियर? विचार प्रत्यय है और वस्तु विशेष है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि विचार क्या है? तो विचार प्रत्यय है और वस्तु विशेष है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। इसलिए प्लेटो ने कला को मात्र अनुकृति कहा है। कला को प्लेटो ने क्या कहा है? अनुकृति कहा है। ध्यान रखिएगा। और प्लेटो ने चारपाई का उदाहरण देते हुए कहा है कि इसकी आकृति का निर्माता तो ईश्वर है। जैसे कि इन्होंने एक चारपाई का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत किया है कि चारपाई के जो आकार का निर्माता है वो कौन है? ईश्वर है। बढ़ई के मस्तिष्क में चारपाई के निर्माण से पूर्व जो विचार आता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसलिए ईश्वर द्वारा उसके मस्तिष्क में निर्मित यह आकृति ही परम सत्य है। यानी बढ़ई के दिमाग में जो चारपाई की आकृति है वही परम सत्य है। इस प्रकार बढ़ई द्वारा निर्मित चारपाई निर्माण न होकर अनुकृति है, क्योंकि उसके दिमाग में जो विचार उत्पन्न हुआ था उसी की उसने अनुकृति की है। ये प्लेटो का मानना है। क्लियर? मानव द्वारा निर्मित भौतिक सृष्टि ईश्वर की चेतना में विद्यमान विचार या प्रत्यय की अनुकृति होने के कारण मूल सत्य से दूर है और निम्न स्तर की रचना है। क्योंकि यह मूलभूत सिद्धांत है कि अनुकृति अनुकार्य की अपेक्षा निम्न स्तर की होती है। अनुकार्य की अपेक्षा यानी कि जिसका हम अनुकरण करते हैं उसकी अपेक्षा जो अनुकृत चीज होती है वो कैसी होती है? निम्न स्तर की होती है। ठीक है। और फिर आगे समझिए प्लेटो क्या कहते हैं कि चित्रकार अपनी चित्रकृति में जो चारपाई बनाता है उसका आधार बढ़ई द्वारा निर्मित चारपाई ही है, जो स्वयं एक अनुकृति है। इस प्रकार चित्रकला व काव्य कला अनुकृति की भी अनुकृति होने के कारण मूल सत्य से 3 गुना दूर है और ये कभी भी सुंदर व उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें आसक्त होने पर सत्य से दूर होना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, प्लेटो क्या कहते हैं कि जैसे बढ़ई है वो किसी चारपाई का निर्माण करता है, तो निर्माण करने से पहले उसके मस्तिष्क में जो चारपाई का आकार बन के आता है, ठीक है, वो कौन देता है? वो ईश्वर के द्वारा उसके मस्तिष्क में उत्पन्न किया जाता है और उसी का अनुकरण करके वो चारपाई का निर्माण करता है। तो चारपाई क्या हो गई? उस आकार की अनुकृति हो गई। और उसकी अनुकृति कौन करता है? चित्रकार करता है। ठीक है। तो अनुकृति की अनुकृति हो गई जो कलाकृति है, यानी कि जो कलाकार बनाता है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि चित्रकला जो है वो अनुकृति की अनुकृति है, इसीलिए वो सत्य से 3 गुना दूर है और ऐसी चीजें कभी भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती हैं,
क्योंकि इसमें आसक्त होने पर हमें सत्य से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कलाकार का ज्ञान अप्रमाणिक। अब प्लेटो यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्लेटो के अनुसार कलाकार को स्वयं द्वारा निर्मित वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे बढ़ई अश्वसज्जा हेतु काठी व लगाम का निर्माण करता है। बढ़ई द्वारा निर्मित वस्तु का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग घुड़सवार ही करता है। बढ़ई द्वारा जो निर्मित काठी व लगाम है, इसका इस्तेमाल कौन करता है? घुड़सवार करता है। ठीक है, प्लेटो ने कलाकार को अटकलबाजी कहा है। प्लेटो ने कलाकार को क्या कहा है? अटकलबाजी कहा है। कलाकार जो कुछ निर्मित करता है वह पूर्वानुभव नहीं है, मतलब जो कुछ वह बनाता है उससे पहले उसका अनुभव उसने नहीं किया होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फिर से प्लेटो एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। प्लेटो ने कवि होमर का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह माना जाता है होमर ज्ञान विज्ञान के पंडित थे, आचार मूलक नैतिक शिक्षाओं के आचार्य थे और जो कुछ वो लिखते थे पूर्ण ज्ञान के साथ लिखते थे। किंतु होमर या अन्य कवियों ने औषधियों के चमत्कारों के संबंध के बारे में लिखा है, किंतु उन औषधियों का वैज्ञानिक ज्ञान उन्हें नहीं है। युद्ध नीति और विधि विधान आदि में भी उन्हें दक्ष कहा जाता है, किंतु क्या होमर स्वयं युद्ध किया है? यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या होमर ने स्वयं युद्ध कभी किया है या सोलन की तरह किसी राज्य की रक्षा की है? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए उनका जो ज्ञान है वो सतही ज्ञान है और अप्रमाणिक है। ठीक है, मतलब होमर ने जो युद्ध नीति है, विधि विधान है, इन सब के बारे में वर्णन तो खूब किया है, लेकिन क्या स्वयं होमर कभी युद्ध करने गए हैं? नहीं गए हैं। इसलिए उनका जो ज्ञान है वो सतही ज्ञान है, अप्रमाणिक है। ठीक है, अपने ग्रंथ आयोन में अब देखिए यहाँ पर इनका एक और ग्रंथ आ गया आयोन, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये प्लेटो का ग्रंथ है। अब प्लेटो ने अपने ग्रंथ आयोन में क्या कहा है? प्लेटो ने कलाकार की तुलना चुंबक से की है। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि प्लेटो ने कलाकार की तुलना चुंबक से की है, किस ग्रंथ में? आयोन में। क्लियर? अब चुंबक से की है कि उसकी कला में चुंबकीय आकर्षण होता है। प्लेटो कहते हैं कि कलाकार की जो कला है उसमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है। ठीक है, रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है कि कलाकार प्रकृति के समक्ष दर्पण रखने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। वो जो प्रकृति है उसके समीप केवल दर्पण रखता है, यानी कि जो प्रकृति होती है उसी का वो जो भी रूप है अपनी कलाकृति में उतार देता है। क्लियर? अब यहाँ पर समझिए अगला पॉइंट। प्लेटो इस बात का समर्थन करते हैं कि कला आनंददायक है। उन्होंने इसके तीन जो हाँ उन्होंने तीन प्रकार का आनंद माना है। अब आप ध्यान रखेंगे कि प्लेटो ने जो आनंद है उसके तीन प्रकार माने हैं। कौन कौन से? इंद्रिय आनंद, ठीक है, जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। बौद्धिक आनंद, यानी जो बुद्धि से संबंधित है, जो मस्तिष्क से संबंधित है। फिर तीसरा है आत्मिक आनंद, जो हमें आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। ये हो गए प्लेटो के अनुसार आनंद के तीन प्रकार। अब आगे समझिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें जो प्रथम प्रकार का आनंद है वो कैसा है? निकृष्टतम है, क्योंकि यह आनंद क्षणिक है और मिथ्या है। जो प्रथम प्रकार का आनंद है यानी कि इंद्रिय आनंद, इसको प्लेटो ने कैसा माना है कि ये क्षणिक है और मिथ्या यानी झूठा है। जो दूसरा आनंद है वो बौद्धिक आनंद है। दूसरा आनंद जो है वो बौद्धिक आनंद है, वो प्रथम प्रकार के आनंद से श्रेष्ठ है, यानी इंद्रिय आनंद से जो बौद्धिक आनंद है वो श्रेष्ठ है। यह विज्ञान व गणित की गुत्थियों को सुलझाता है। जो बौद्धिक आनंद है वो विज्ञान और गणित की गुत्थियों को सुलझाता है, इसलिए वह इंद्रिय आनंद से श्रेष्ठ है। तीसरा जो आनंद है वो सर्वोपरि आनंद की श्रेणी में आता है। तीसरा आनंद कौन सा है? आत्मिक आनंद। तो प्लेटो ने इसे उच्च कोटि का माना है, जो विशुद्ध आत्मा से प्राप्त होता है। जो तीसरा आनंद है आत्मिक आनंद, वो हमें आत्मा से प्राप्त होता है तथा परम सत्य की उपलब्धि कराता है। तो प्लेटो ने आत्मिक आनंद को सर्वोपरि माना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कला के तीन प्रकार। चलिए देखिए इसे। अपने अनुकरण सिद्धांत में प्लेटो ने निर्माण की तीन श्रेणियां मानी हैं और इस प्रकार तीन प्रकार की कलाएं तथा तीन प्रकार के कलाकार निर्धारित किए हैं। तो सबसे पहले जो प्रथम प्रकार है, प्रथम कलाकार ईश्वर है।
प्लेटो ने प्रथम कलाकार किसको माना है? ईश्वर को माना है, जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है। वह आदर्श रूप या विचार का निर्माण करता है, जिसे प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्लेटो हैं, इन्होंने प्रथम कलाकार ईश्वर को माना है, और ईश्वर जो है वो समस्त सृष्टि की रचना करता है, और वह आदर्श रूप या विचार का निर्माण करता है, जिसे इन्होंने प्रत्यय कहा है। यानी कि जैसे कि अभी आपको बढ़ई का जो एग्जाम्पल दिया गया था, उसके मस्तिष्क में जो चारपाई का आकार बनकर आता है, उसको इन्होंने प्रत्यय कहा है। ठीक है, इसका निर्माण अन्य कोई नहीं कर सकता। यदि होता है तो वह मात्र भ्रामक होता है। ईश्वर द्वारा किए गए निर्माण को वस्तु उपयोग की कला कह सकते हैं। यह शुभ व शिव से जुड़ी है, जो सुंदर, आनंददायक व उपयोगी है। तो ये हो गया यहाँ पर जो कलाकार का प्रथम प्रकार है, और प्रथम प्रकार में कौन आता है? ईश्वर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है दूसरी श्रेणी का जो कलाकार है वो बढ़ई है। दूसरी श्रेणी का कलाकार इन्होंने प्लेटो ने बढ़ई को माना है। वह जो निर्माण करता है वह ईश्वर द्वारा किए गए निर्माण की अनुकृति है। यानी बढ़ई के दिमाग में जो चारपाई का आकार आता है उसकी अनुकृति वो कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बढ़ई को द्वितीय स्तर का कलाकार माना है। इसलिए यह सत्य से दो गुनी दूरी पर है। बढ़ई की कला को रचना की कला कह सकते हैं। वह वस्तु निर्मित तो करता है, किंतु उन सभी का वह उपयोग करना नहीं जानता। मतलब जो बढ़ई है वो सारी चीज़ों को बनाता तो जरूर है, लेकिन वो सबका उपयोग करना नहीं जानता। अभी आपको बताया गया था कि जो लगाम वगैरह बनाई जाती है, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, काठी वगैरह भी आपने पढ़ी थी, जो घोड़े के लिए, घुड़सवारी के लिए ज़रूरत जिनकी पड़ती है। ठीक है, तो उनका उपयोग बढ़ई तो नहीं करता है, वो केवल बना देता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बढ़ई है, बढ़ई जो है वो जितनी भी चीज़ें, वो जितनी भी सामग्री वो बनाता है, वो सभी का उपयोग करना नहीं जानता है। ठीक है, और जो तृतीय श्रेणी का कलाकार है, तृतीय श्रेणी का कलाकार है वो कौन है? वो काव्यकार है, नाटककार है, चित्रकार है। इन तीनों को तृतीय श्रेणी का माना है प्लेटो ने। ये ना तो बढ़ई की शिल्पी की तरह वस्तु का निर्माण करते हैं, और ना ही उपभोग करते हैं। वह अनुकृति की भी अनुकृति करता है, जो सत्य से तिगुनी दूरी पर है। इनकी कला को वस्तु अनुकृति की कला कहा जाता है। जो तृतीय श्रेणी का कलाकार है, यानी कि काव्यकार हो गया, नाटककार हो गया, चित्रकार हो गया, इनकी जो कला है इसको प्लेटो ने क्या कहा है? वस्तु अनुकृति की कला। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे समझिए। प्लेटो ने जब प्लेटो ने अब तक चले आ रहे ललित कला एवं शिल्प कला के भेद को समाप्त कर दिया। तथापि इससे शिल्पी का जो स्थान है वो ऊंचा हो गया, और कलाकार का स्थान निम्न स्तर का आ गया। क्योंकि जो बढ़ई है उसका जो स्थान है वो कलाकार से ऊंचा है, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा जो भी प्रदत्त चीज़ें हैं, यानी उसके मस्तिष्क में जो आकार आता है उसका निर्माण करता है, और उसकी अनुकृति कौन करता है? कलाकार करता है। तो कलाकार को इन्होंने तृतीय श्रेणी को माना है, तृतीय श्रेणी का कलाकार को माना है, और बढ़ई को द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, प्लेटो ने अपने फ्रेडरस नामक ग्रंथ में 10 प्रकार के मनुष्य बताए हैं, जिसमें कलाकार को छठे स्थान पर रखा है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि जो प्लेटो हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ फ्रेडरस में 10 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के, जिसमें इन्होंने कलाकार को छठे स्थान पर रखा है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान रखिएगा। आगे समझिए। प्लेटो ने ही सर्वप्रथम अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक, यानी कि जो प्लेटो के पहले के दार्शनिक हैं, तो पूर्ववर्ती दार्शनिकों के स्फुट विचारों को एक सूत्र में बांधकर सैद्धांतिक स्वरूप देने का प्रयास किया। इनके विचारों पर उनके गुरु सुकरात का स्पष्ट प्रभाव है। अभी आपको बताया गया था कि जो सुकरात हैं वो प्लेटो के गुरु हैं। क्लियर? आगे समझिए। प्रोफेसर वाइट हैंड ने कहा है, क्या कहा है देखिए यहाँ पर, संपूर्ण यूरोपीय दर्शन शास्त्र प्लेटो के दर्शन पर लिखी हुई धारावाहिक टिप्पणी है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर वाइट हैंड हैं, इन्होंने प्लेटो के बारे में क्या कहा है कि संपूर्ण यूरोपीय दर्शन शास्त्र प्लेटो के दर्शन पर लिखी हुई धारावाहिक टिप्पणी है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पंक्ति है किसके बारे में कही गई है? प्लेटो के बारे में। और किसने कही है? तो वाइट हैंड ने कहा है। क्लियर? अब अगला पॉइंट है, वस्तुतः
प्लेटो का जो सौंदर्य दर्शन है वो तत्व मीमांसा से प्रभावित है, जिसमें नैतिकता का अत्यधिक आग्रह है। प्लेटो का दार्शनिक विवेचन सत्यम शिवम सुंदरम जो जीवन के मूलभूत तत्व हैं की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्लेटो का जो दार्शनिक विवेचन है वो सत्यम शिवम सुंदरम जो जीवन की मूलभूत तत्व हैं इसी की अभिव्यक्ति है। प्लेटो के प्रति कला के प्रति प्लेटो का जो दृष्टिकोण है वो द्वैतवादी हो जाता है। इनका यह दर्शन सुखवादी नीति मूलक सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका जो पुनरुत्थान है वो आधुनिक युग में रस्किन और टॉलस्टॉय के सौंदर्य विषयक सिद्धांतों में दोबारा से होता है या फिर पुनः होता है। अब आते हैं यहाँ पर प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ। एक एक ग्रंथ आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? पहला है रिपब्लिक, नेक्स्ट है फ्रेडरस, फिर है डायलॉग्स, सिंपोजियम फिलोसफी, और फिर अगला यहाँ पर है प्रोटोगोरस, क्रेटुलुस, लॉज, इयॉन, गार्जियाज, फेलुबुस और हिप्पियाम मेजर। तो ये हो गए प्लेटो के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। आप इन सभी ग्रंथों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो अति महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, यहाँ से तो आपके जो प्रश्न है वो फंसने ही हैं। आपको जो कुछ ऊपर बताया गया है उसी का निचोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सारे पॉइंट्स आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट है, प्लेटो ने मुख्यतः परमात्मा को ही परम सौंदर्य यानी कि एब्सोल्यूट ब्यूटी माना है और सत्यम शिवम सुंदरम की त्रयी देखी है। प्लेटो के अनुसार सुंदर, शिव और सत्य एक ही है। प्लेटो ने जो सुंदर, शिव और सत्य को एक ही माना है, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम में इन्होंने की त्रयी देखी है। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्लेटो मानते हैं कि जड़ वस्तुओं के सौंदर्य से मस्तिष्क का सौंदर्य श्रेष्ठ है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जड़ वस्तुओं के सौंदर्य से जो मस्तिष्क का सौंदर्य है वो श्रेष्ठ है। ये किसने माना है? प्लेटो ने। अगला पॉइंट है, प्लेटो ने कला की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि नकल बुरी चीज है। समस्त कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। अगर पूछ लिया जाए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये दिया हो कि नकल बुरी चीज है, समस्त कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप ध्यान रखेंगे, प्लेटो का। फिर अगला है, कला छल कपट दंभ है, धोखा है, असत्य है, इसलिए बुरी है। प्लेटो का दर्शन आइडियलिज्म या आदर्शवाद कहलाता है। प्लेटो ने कलाओं में संगीत कला को उच्च माना है या फिर श्रेष्ठ माना है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि प्लेटो ने सभी कलाओं में संगीत कला को श्रेष्ठ माना है। अभी आप आगे जो सौंदर्य शास्त्री पढ़ेंगे, किसी ने नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है, किसी ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है, तो प्लेटो ने यहाँ पर संगीत कला को श्रेष्ठ माना है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, प्लेटो ने कला को मात्र अनुकृति कहा है। ठीक है। इमर्शन के अनुसार, इमर्शन प्लेटो के बारे में कहते हैं कि दर्शन ही प्लेटो है और प्लेटो ही दर्शन है। ये प्लेटो के बारे में किसने कहा है? इमर्शन ने कहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर प्लेटो का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसे यूनानी भाषा में कहते हैं मिमेसिस सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं इमिटेशन थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं अनुकरण सिद्धांत। तो ये थे आपके प्लेटो। ठीक है। और बाकी जो वीडियो में आपको शायद काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। वैसे मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो जब आवाज़ें आती हैं तो मैं वहाँ पे वीडियो थोड़ा बंद कर देती हूँ रिकॉर्ड करना, लेकिन इधर मेरे पास टाइम नहीं है तो आवाज़ें आती हैं, उन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ कर पढ़िए और वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कब आएगी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही वीडियो आएगी वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले दे दी जाएगी। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो आज के लिए यहीं तक। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।